जय हिंद एंड वेलकम बैक फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू ऑल आर इन वेरी ग्रेट हेल्थ। और आज हम बात करने वाले हैं उस इंस्टीट्यूशन की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अल्टीमेट गार्जियन है, जिसके एक जजमेंट से ना देश का पूरा फ्यूचर तय होता है। और मे भी आप अभी तक समझ गए होंगे, बाकी तो थंबनेल से समझ आ ही गया होगा कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का ना डिफेंडर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और गारंटर है आपके फंडामेंटल राइट्स का। और चाहे इसकी पावर्स की बात करें, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन। जितने भी रिट पिटीशन है आपके, चाहे वो हिबियस कॉर्पस हो, मैंडेमस हो, एंड आई होप कि आपने शॉर्ट्स देख लिया होगा। मैंने सारे रिट्स, पांचों रिट्स के डालना स्टार्ट किया है, प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, जिसमें हर एक मिनट में मैं सारे रिट्स समझाने का ट्राई करूंगा विद एनिमेशन। सो आई होप आपको इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी आपने लाइक किया होगा और उसको सपोर्ट करोगे बाय हिटिंग द लाइक बटन, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो। सो और जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं या फिर हर मेजर डिस्प्यूट कंट्री का जो लास्ट डिसीजन होता है ना, वो यही देता है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, जुरिस्डिक्शन, स्ट्रक्चर, सब कुछ डायरेक्टली पूछा जाता है। तो चलिए फिर बिना के टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और हाँ, इस चैप्टर का अप्रोच भी सेम रहेगा। एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स को एकदम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इस तरीके से किया गया है कि एम लक्ष्मीकांत के कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना छूटे। एंड लास्ट में हमने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी रखा है, जो हम ट्राई करेंगे कोई चैप्टर पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद, सारी नॉलेज के बाद उसको खुद से अटेम्प्ट करने का। और देखते हैं चैप्टर कितने क्वेश्चंस हमसे अटेम्प्ट हो पाते हैं। विल ट्राई कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, और आई रियली होप कि आप बहुत ही ईगरली इसको वेट कर रहे थे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डीप डाइव इनटू दिस ब्यूटीफुल चैप्टर दैट टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज आवर सुप्रीम कोर्ट। अब इंट्रोडक्शन पहले, ऑब्वियसली हमेशा की तरह। तो नेचर क्या है इंडियन जुडिशरी का ना, अगर देखा जाए तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस्टेब्लिश किया है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या होता है? एक साथ मिला हुआ। अब इसको कैसे बोलेंगे? तो देखो, यहाँ पे बात यही की जा रही है कि व्हाट डज इंटीग्रेटेड मीन। तो इट प्लेसेस द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, फॉलोड बाय द हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल। सबसे ऊपर आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट, फिर हो गया आपका हाई कोर्ट, फिर हो गया आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे होगा, उसके नीचे होगा हाई कोर्ट, फिर नीचे होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स आ जाता है। तो अब जो ये डिसीजन लेगा, इसको चेंज कर सकता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को डिसीजन चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, इसके ऊपर कहीं आप अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब हमारा सिंगल सिस्टम भी है। सिंगल सिस्टम का क्या है कि ये एनफोर्स करता है बोथ सेंट्रल लॉज भी और स्टेट लॉज भी। जो आपका लॉ ये डाल मतलब देगा, जजमेंट देगा, वो आपका स्टेट में भी वो जजमेंट इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कंट्री के सेंट्रल लेवल पे भी किया जाएगा, और दोनों की इक्वली मान्यता होगी दोनों जगह पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है आपका सुप्रीम लेवल पे बैठा हुआ है इंडिया में। अब इसको हमने कहाँ से अडेप्ट किया था? तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ा है और आई होप आप सबको याद भी होगा। उसमें मैंने बताया था कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया नाम से उस टाइम पे आया था, जिसको बाद में 1950 में नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया था। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कैसे चेंज हुआ, कैसे क्या हुआ। तो अब देखते हैं यूएसए के साथ कंपैरिजन करके। ठीक है। यूएसए में डबल सिस्टम है। वहां पे जो आपका फेडरल जुडिशरी है ना, वो एनफोर्स करती है आपका सेंट्रल लॉ, जो कि फेडरल लॉ भी होता है, और स्टेट जुडिशरी वहां पे एनफोर्स करती है स्टेट लॉ को। अच्छा, अब इंडिया एक फेडरल कंट्री देखा जाए तो देखो, यूएसए की तरह फेडरल कंट्री तो है, बट हमारे पास क्या है कि यूनियन भी है, और हमारा सुप्रीम पावर या फिर जो ज्यादा पावर है, जिसकी तरफ इंक्लाइंड है पावर, वो आपका सेंट्रल पावर है। ठीक है। बट हमारी कंट्री में यूनिफाइड जुडिशरी है और एक ही सिस्टम है, फंडामेंटल लॉ का भी, जस्टिस का भी, जो पूरे यूनियन में साथ में इंप्लीमेंट होता है सेम तरीके से। अब इनाग्रेशन की बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। इनाग्रेट कैसे हुआ था? तो चलिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं, जो हुई थी जनवरी 28, 1950, 28 जनवरी ऑफ 1950। अब देखो, पहले जब ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस टाइम आया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से, और उसी को बाद में चेंज करके बताया गया, क्या नाम बना रखा गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या ये ज्यादा पावरफुल है? जाहिर सी बात है ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो ग्रेटर है इसकी पावर। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, हमने यहाँ क्या बात किया था, सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो इट मीन्स कि इसका डिसीजन फुल एंड फाइनल होगा, इसके ऊपर आप कहीं अपील नहीं कर सकते हो। बट जब का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, उसकी डिसीजंस को अपील किया जा सकता था किसमें? ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल में। तो उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल जो था आपका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। तो इसके लिए जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था उतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि उसके डिसीजंस फाइनल नहीं थे।
बट जो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका डिसीजन फुल एंड फाइनल है और अल्टीमेटली लास्ट डिसीजन होगा। ओके, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लोकेशन क्या है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो पार्ट फिफ्थ में बात की गई है, और आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक अभी हम पढ़ के आए हैं, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक। दीज आर्टिकल्स डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हुआ था, कैसे है, इंडिपेंडेंस क्या है, जुरिडिक्शन कैसे है, पावर और प्रोसीजर्स आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहाँ से कहाँ तक की बात की जाती है, आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन किस तरीके से होता है। तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ, जब ओरिजिनलिटी की बात की जा रही है, जब बना था 1950 में, उस टाइम पे स्ट्रेंथ को फिक्स किया गया था कितने जजेस के, 8 जजेस के। 8 जजेस तो किया गया था, 8 जजेस में भी कैसे कैसे डिवाइड था ये देखते हैं। एक थे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 7 क्या थे, अदर जजेस थे। अब इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने की पावर किसके पास है। देखो, जब आया था तो 8 जजेस का आया था, कोई डाउट नहीं है। बट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज जो हमारे पास है ना, वो 34 जजेस की बेंच है। तो 34 कैसे बढ़ा, अब किसके पास पावर है। अब ऐसा तो नहीं है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज चाहा कि मैं बढ़ा देता हूँ तो बढ़ जाएगा। तो इसके पीछे भी एक प्रोसीजर है। तो उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज कौन करता है, तो बेसिकली पार्लियामेंट इसकी अथॉरिटी रखता है अपने पास, और ये रेगुलेट करता है ऑर्गेनाइज किस तरीके से होगा, या फिर नंबर इंक्रीज करने हैं जजेस के, तो कौन करता है, बेसिकली पार्लियामेंट करता है। अब देखो, ये कुछ टाइमलाइंस है, तो किस तरीके से जजेस के नंबर बढ़े हैं। 1956 में 10 थे, फिर 1960 में बढ़ा के उनको लगा कि और जजेस की नीड है, बिकॉज कंट्री बहुत बड़ी है, जजमेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग में है, तो ज़्यादा जजेस की ऑब्वियस सी बात है जरूरत पड़ेगी। इवन 34 जजेस भी आज सफिशिएंट नहीं है, अगर हम नंबर ऑफ केसेस देखें ना अपनी कंट्री में जिस तरीके के हैं। तो वही बात करिए कि कैसे कैसे बढ़ता गया। और इंसान ना अपनी प्रॉब्लम्स या फिर गलतियों से ही सीखता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि गलतियाँ करो, गलतियाँ करने में कोई बुराई नहीं है, और जितनी हो सके उतनी गलतियाँ करो, क्योंकि अल्टीमेटली जब का मेन टीचर या फिर जो आप मोटिवेशन वीडियोस देखते हो ना, वो कहीं काम नहीं आने वाला। जो काम आएगा वो लास्ट में आपकी खुद की गलती ही याद आएगी, जो आपको वही आपको एक नई सीख देगा। तो इसलिए गलती करने से कभी डरो मत। कुछ स्टेप लेना है ना, और सोच रहे हो कि ले नहीं ले, क्या होगा क्या नहीं होगा, लो वो स्टेप, बस किसी को हार्म ना हो उस चीज से। तो डिसीजंस लिया करो, एक्शंस लिया करो, लीडरशिप क्वालिटी को शो करो, अपने आप चीजें देखना, गेट खुलते रहेंगे और इंप्रूवमेंट्स होती रहेगी। हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। तो 1977 में उसी को बढ़ा के 17 कर दिया गया, 1986 को 25 नहीं, और 2008 को फाइनली 30 किया गया। बट अगर करंट सिचुएशन देखें तो 2019 में इसी जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा के 34 जजेस की कर दी गई। अब 34 जजेस में कैसे कंपोजिशन है ये बात करते हैं। एक था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब था नहीं है, और 33 अदर जजेस, 33 बाकी जजेस होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, टोटल हो गया 34। देखो, स्टार्टिंग हुआ था 8 जजेस से सुप्रीम कोर्ट में, आज कितने जजेस हमारे पास हैं, 34 जजेस हैं। तो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, चीजें बढ़ी हैं। कौन बढ़ा सकता है, किसके पास पावर है, अभी हम पढ़ के आए हैं किसके पास पावर है, इट्स पार्लियामेंट। ओके, दिस वाज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2019। पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है, आपको ये चीज तो पता थी। तो अगर पार्लियामेंट चेंज करा है तो कोई एक्ट भी लाया होगा, तो उस एक्ट का नाम था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इसी में हमने जजेस को बढ़ा के 34 नंबर तक कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, 33 अदर जजेस हैं, बट ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते कैसे हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट करता कौन है। तो अगर बेसिकली आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि हु अपॉइंट्स, कैसे होता है, कौन करता है, कॉलेजियम क्या है, किसके द्वारा किया जाता है, डजंट मैटर, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि कौन करता है। तो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वेरी सिंपल थिंग। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सिंपल से आंसर दो कि हाँ, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। अब अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे करता है। देखो, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है ना, टाइम टू टाइम चेंज होता गया है, और आज इसकी कंडीशन ऐसी है कि आपका जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो अभी है करंट पोजीशन में है, रिटायर हो रहा है और जा रहे हैं, तो ये अपनी रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, और उसी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। बट इनकी जो रिकमेंडेशन है वो अपने सबसे सीनियर मोस्ट जजेस को ही, एक कन्वीनियंस के तौर पर बता रहा हूँ कि वो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस का ही नाम आगे फॉरवर्ड करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे। अगर बाकी जजेस की बात करें तो उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है।
तो ये भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट कंसल्टेशन होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या बाकी जजेस जो भी नेसेसरी हैं। अब देखो कंसल्टेशन वर्ड जो है ना यहाँ पे, इस पे ध्यान दो। कंसल्टेशन वर्ड कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे किस तरीके से चेंज हुआ है कंसल्टेशन वर्ड। सिंपल एक वर्ड का मीनिंग चेंज करने के देखो कितने जजेस के केसेस बने। पहला क्रूशियल रूल क्या कहता है अभी के टाइम कि कंसल्टेशन जो होगा चीफ जस्टिस के साथ वो ऑब्लिगेटरी होगा अदर जजेस अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के बाकी जितने भी जजेस के अपॉइंटमेंट होंगे, उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको सजेशन देंगे, जो आपको भी रेकमेंड करेंगे, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है कि आपको उसी पर्सन को चीफ जस्टिस अपॉइंट करना पड़ेगा। अब यहाँ बात करते हैं कंसल्टेशन कंट्रोवर्सी क्या थी, कैसे इवॉल्व हुआ कॉलेजियम। तो देखो कंसल्टेशन वर्ड का ना, कंसल्टेशन वर्ड का जो इवोल्यूशन हुआ है चार लैंडमार्क केसेस से हुआ है, जो कि आज करंट की सिचुएशन, जो कंसल्टेशन वर्ड का आज करंट में मतलब है, उसको बिल्कुल ही चेंज करता है, डिफाइन करता है ना प्रॉपर वे। तो अब हम वो जानते हैं क्या थे। द वेरी फर्स्ट जजमेंट केस जो कि कब था, 1982। इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट और ये चीज आपको पता होनी भी चाहिए। रूलिंग की बात की जाए तो कोर्ट बोलता है कि कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं होगा कंकरेंस, बाइंडिंग नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा कि एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। अब गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया कि गवर्नमेंट इसमें भी घुस चुका है अपनी सुप्रीमेसी करने के लिए फाइनल की, ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया, बट प्रेसिडेंट के ऊपर वो डिसीजन बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली पावर किसके पास आ गया, गवर्नमेंट के पास आ गया अपॉइंट करने में। अब मान लो जज को अपॉइंट कर रहे हो आप, चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को अपॉइंट कर रहे हो, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ भी लॉज लाती है तो उसको वो जज कैसे लाइक फाइट करेगा। वो तो सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट की फुल तरीके से अथॉरिटी और डिक्टेटरशिप एक तरीके से हो जाएगा, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही तो है जहाँ पे पब्लिक डायरेक्टली अप्रोच करके किसी पर्टिकुलर लॉ से अगर उनको हार्म हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इंटरप्रेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट, और फिर बताएगा कि वो लॉ वैलिड है या नहीं है। तो इसी के लिए जुडिशरी ने दूसरा एक जजमेंट केस आता है, सेकंड जजमेंट केस, जो कि 1993, देखो 10-11 साल लग चुके हैं, 11 साल लग गए इस डिसीजन को आने में। इसमें ये बोला जाता है कोर्ट अपने डिसीजन को रिवर्स करता है और बोलता है कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होगा, फाइनल होगा, इसके डिसीजन जो होंगे सीजीआई के द्वारा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। द सीजीआई टेंडर्स दिस एडवाइस आफ्टर कंसल्टिंग, अपने दो सीनियर मोस्ट जजेस के साथ वो डिसीजन को कंसल्ट करके ही आगे प्रेसिडेंट को डिसीजन भेजेगा। ये था हमारा सेकंड जजेस केसेस 1993। अब थर्ड जजेस केसेस बात करते हैं कि आपका 1998 में थर्ड की जगह जजेस केस आता है, जो क्या बात करता है कि कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कंसल्टेशन का मतलब होता है ना कंसल्टेशन ऑफ प्लुरलिटी ऑफ जजेस। मतलब देखो अब कंसल्ट कर सकते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाकी दो जजेस के साथ, सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, बट जो फाइनल एडवाइस होगा वो तो सीजीआई दे रहे थे। तो बट अब क्या बोल दिया गया थर्ड जजेस केस 1998 में, बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, जिसमें बोला गया प्लुरलिटी ऑफ जजेस की कंसल्टेशन की नीड पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि एक सीजीआई का सोल ओपिनियन नहीं बताएगा कंसल्टेशन का प्रोसेस क्या होगा। उसने ये बताया इस एक्ट में कि कॉलेजियम होगा चार सीनियर मोस्ट जजेस का सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चार सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनका एक कॉलेजियम बनाया जाएगा, और वो जो डिवाइड लाइक रेकमेंड करेगा ना उस डिसीजन को फाइनल माना जाएगा और प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग माना जाएगा। बट वीटो पावर भी था इसमें कि अगर चार में से कोई दो जज मना कर देते हैं इस डिसीजन को लेने से, तो फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजेंगे। अब फोर्थ जजेस केस 2015 में क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, और देखो किस तरीके से टसल चल रहा है बिटवीन द पार्लियामेंट, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। कंटेक्स्ट क्या था कि गवर्नमेंट ने पास किया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब, 2014 में, और एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014, किसको रिप्लेस करने के लिए, जो करेंटली कॉलेजियम सिस्टम चल रहा था उसको एक नई बॉडी एनजैक के साथ चेंज करने के लिए बोला, जिसको फुल फॉर्म था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014। अब इसकी रूलिंग्स क्या थी, तो 2015 में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो आपका 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और एनजैक दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। बेसिकली आपका कॉलेजियम सिस्टम जो बनाया जा रहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड केसेस में, उसको ही खत्म करने की बात कर रहा था,
और ये कर रहा था कि एक नया बॉडी बनाई जाएगी जो फाइनली डिसाइड करेगी जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अब रीजन क्या था? रीजन ये था कि न्यू सिस्टम जो है ना वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म करेगा, इसमें भी एक तरीके से गवर्नमेंट अगर घुस जाती है तो प्रॉब्लम होगी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अर्लियर जो कॉलेजियम बनाया गया था सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, वो दोबारा से आ गया ऑपरेशन में। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट मैंने बता ही दिया, सीनियर मोस्ट जजेस को ही अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट जो आपका जाने वाला जो जिसका रिटायरमेंट हो रहा है ना अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, और ये फाइनल है कि वो किसको देते हैं? सीनियर मोस्ट जजेस जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी के नाम को रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो करंट पोजीशन की बात की जाए, अब देखो एन रॉय जो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए, सुपरसीडिंग द 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करते हुए डायरेक्ट रे बन जाते हैं 1973 में। वैसे ही 1977 में यू बैग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, बाकी के सीनियर मोस्ट जजेस को पीछे छोड़ते हुए। बट करंट पोजीशन अगर देखा जाए तो सेकंड जजेस केसेस जो 1993 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर्टेल कर दिया गवर्नमेंट को डिस्क्रिप्शन को, और रूल किया कि सीनियर मोस्ट जजेस का जो होगा वो शुड अलोन बी अपॉइंटेड, मतलब जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना वही अपॉइंट किया जाएगा एज द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो करंट पोजीशन क्या है आपका? जो आपका सीनियर मोस्ट जज होगा ना वही आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। कौन बनेगा? सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन, सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वही आपका क्या बनेगा? सीजे। अच्छा, अब क्वालिफिकेशन, ओथ और सैलरीज की बात करते हैं, किस तरीके से क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है इसकी, ओथ कौन दिलवाता है, सबकी बात करते हैं। सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया ही हो सकता है। तो अगर कोई भी क्वालिफिकेशंस की बात है जो भी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, तो वहाँ तो एक आगे बनकर सबसे पहला पॉइंट जरूर लिखा करो कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की बात की जाए तो अब उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपको जज बनाया जा रहा है ना, तो या तो वो जज होगा हाई कोर्ट का 5 साल के लिए, या एडवोकेट होगा हाई कोर्ट में 10 साल के लिए। देखो अगर हाई कोर्ट में जज है तो 5 साल, अगर वो एडवोकेट है तो 10 साल, या फिर एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट भी हो सकता है, कोई भी जिसके पास ये दोनों ऊपर के एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है तो उसको अपॉइंट कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ना कोई मिनिमम एज डिफाइन नहीं किया, मैक्सिमम तो कर रखा है 65 साल 65, बट मिनिमम कोई भी एज डिफाइन नहीं किया है कि कितने कम एज का पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग में देखा जाए तो अगर थर्ड वाले पॉइंट को छोड़ दे तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट में आपके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हाई कोर्ट के जज बनने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो ऑब्वियस ही बात है मिनिमम इस क्राइटेरिया को वैसे ही फुलफिल कर देता है अगर थर्ड वाले को छोड़ दिया जाए यहाँ पे। तो ओथ बात करते हैं, ए पर्सन अपॉइंटेड एज जज मस्ट मेक एन ओथ ऑफ फॉर्मेशन, किसके पहले किसके बिफोर? बिफोर द प्रेसिडेंट के सामने करना पड़ेगा। और अ पर्सन, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी जगह किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो शपथ लेगा वो उस पर्सन के आगे सामने लेगा। इन द ओथ जज क्या स्वेयर करते हैं कि टू बियर फुल फेथ एंड एलिगियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपनी कंट्री के सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे, आप होल्ड करेंगे, और अपनी ड्यूटी को बिना किसी डर और बिना किसी को फेवर किए और बिना किसी चीज से अफेक्ट हुए अपनी ड्यूटी को फुल अपने निष्ठा से कर्तव्यवान रहेंगे। अच्छा, अब सैलरी की बात करते हैं, तो दे आर डिटरमाइंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। देखो अब पावर किसके पास आ गई? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट सैलरी डिसाइड करता है, बट कुछ कंडीशन है, क्या वो रिड्यूस हो सकते हैं? बट पार्लियामेंट उसको रिड्यूस नहीं कर सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को अगर छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल टाइम पे पार्लियामेंट सिर्फ उसको बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है। अब करंट स्टेटस देखा जाए, देखो 2018 के अपडेट के हिसाब से देखा जाए तो चीफ जस्टिस जो था उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया 1 लाख से बढ़ाकर 2.8 लाख, 3 लाख ही मान लो, उतना कर दिया गया। अदर जजेस की 2.5 लाख कर दी गई है। उनको पेंशन दिया जाएगा कितना? 50%, जो भी उन्होंने लास्ट सैलरी अपने रिटायरमेंट के टाइम पे उठाई होगी उसका 50% उनको एज ए पेंशन दिया जाएगा। अब बात आती है टेन्योर और रिमूवल क्या है जजेस का, ठीक है। तो टेन्योर की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है कोई टेन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंस्टेड इसने ये बताया है कि वो ऑफिस होल्ड कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 65 साल तक,
और like any question regarding age is determined by the authority provided by the parliament decide करता है। रेजिग्नेशन किसको देंगे ये अपनी रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को। याद है ना, प्रेसिडेंट अगर नहीं होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बनाया जाता है। रिमूवल क्या है, ही कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को तभी सिर्फ इनको हटाया जा सकता है। अब रिमूवल की बात करते हैं। इनका रिमूवल नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। याद है ना, प्रेसिडेंट पे हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस पढ़ा था, वैसे ही आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरा लगाया जाता है। बात करते हैं इसमें क्या होता है। एक जज कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही रिमूव किया जा सकता है। अब प्रोसीजर क्या है, एक मोशन लाना पड़ेगा लोकसभा या फिर राज्यसभा में। उस लोकसभा उसमें क्या मोशन में है, 100 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए लोकसभा में और 50 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए राज्यसभा में। इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लें स्टार मार्क करके कि अगर इनको रिमूव करना है तो एक मोशन लाना पड़ेगा हाउस में, और अगर आप लोकसभा में वो मोशन ला रहे हो तो 100 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, अगर राज्यसभा में ला रहे हो तो 50 मेंबर का। फिर वो स्पीकर और स्पीकर इन द टर्म ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन द टर्म ऑफ राज्यसभा उनको दिया जाता है। स्पीकर और चेयरमैन के पास ये पावर है कि या तो उसको एडमिट कर सकते हैं उस मोशन को, या फिर मना कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। अब इंक्वायरी बैठती है। अब मान लो 100 लोगों ने बोल दिया तो ऐसा थोड़ी है कि उसको हटा दिया जाएगा, उस पर इंक्वायरी तो बैठेगी। तो अगर एडमिट हो जाता है स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा तो स्पीकर और चेयरमैन एक 3 मेंबर की कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि आप इन्वेस्टिगेट करो उस चार्ज को, क्या वो चार्ज सही है भी या नहीं। अच्छा, अब ये 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन होते हैं। द वेरी फर्स्ट, चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस के ऊपर है तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। इस एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। अब कमिटी की रिपोर्ट किसको जाती है, इफ कमिटी फाइंड द जज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर द हाउस टेक्स अप कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। कमेटी अपना रिपोर्ट बनाती है, हाउस को प्रेजेंट करती है। अगर उस कमेटी ने उसको गिल्टी फाइंड किया, उसको मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, यही वो टर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के तौर पे उसको अगर गिल्टी पाया जाता है तो वो हाउस के सामने पेश करेगी कमेटी, और फिर हाउस उसको फाइनली एक्सेप्ट करता है। अब फिर उसके बाद वोटिंग की जाती है। वोटिंग में पास किया जाएगा दोनों हाउस पार्लियामेंट के, किससे, दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, आपकी जितनी भी मेंबरशिप है उसका मेजोरिटी प्लस में जो मेंबर जितने भी वहां पे हाउस में प्रेजेंट है अभी, अगर अगर मान लो 30 बंदे प्रेजेंट है तो 20 बंदों का वहां पे सहमति चाहिए। मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वहां पे प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसमें 2/3 मेंबर की मेजोरिटी, साथ में आपके पूरे हाउस की मेजोरिटी होनी चाहिए। तो यही आखिर फिर फाइनली उनको प्रेसिडेंट के पास ये भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट उसको ऑर्डर पास करके उस पर्टिकुलर जज को इम्पीच कर देंगे, हटा देंगे। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा गया है 2 है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब रियल लाइफ एग्जांपल में आज तक कोई भी जज हमारे सुप्रीम कोर्ट का इम्पीच नहीं हुआ। देखो, अगर कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ही के जज ही मान लो इम्पीच हो रहे हैं तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी कंट्री के लिए। अब ये सोचो कि कंट्री का जो एक्सट्रीम सुप्रीम लेवल पे जब आपका जुडिशरी बैठा हुआ है उसके जजेस को हम इम्पीच करके हटा रहे हो, तो इसका मतलब तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत दिक्कत है या फिर कंट्री में बहुत हाई लेवल ऑफ करप्शन है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जहां पे ये पाया गया हो, बट एक बार ऐसा हुआ था। जस्टिस वी रामास्वामी 1991 और 1993 के बीच में ये थे हमारे जज, तो इनको गिल्टी मान लिया जाता है, बट मोशन डिफीट हो जाता है लोकसभा में, पास ही नहीं हो पाता स्पेशल मेजोरिटी से। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एब्सटेन कर देती है वोटिंग करने से, इसीलिए उनको हटाया नहीं जाता है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया गया है एक बार, बट वो पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एब्सटेन कर दिया था वोटिंग से और उनको रिमूव नहीं किया गया। तो बेसिकली अगर कोई पूछेगा क्या आज तक किसी जज के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया गया है, तो यस, लाया गया है। क्या वो पास हुआ था, क्या वो रिमूव किए गए? तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो रिमूव नहीं हुए और वो पास भी नहीं हुआ। अच्छा, अब एडहॉक जज क्या क्या होता है, एक्टिंग जज क्या होता है, रिटायर्ड जज क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है 3 टाइप के टेम्परेरी जजेस का अपॉइंटमेंट, किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में। जैसे सबसे पहला टर्म है एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये कौन अपॉइंट करते हैं? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ 3 सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, जब आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोजीशन जो होगा वेकेंट होगा, खाली होगा, उसमें कोई चेयर पर नहीं बैठा हुआ है। व्हेन द चीफ जस्टिस इज टेम्परेरली, अगर वो एब्सेंट होते हैं,
या फिर अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में अनवेल हैं, अनेबल हैं, तब भी आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अच्छा, अब सेकंड आता है बात एडहॉक जज। एडहॉक जज क्या होता है? एडहॉक का मतलब ही टेम्पररी होता है। तो ये कब किया जाता है? जब देयर इज अ लैक ऑफ quorum ऑफ परमानेंट जजेस टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए quorum मतलब एक मिनिमम नंबर ऑफ जजेस की कमी होती है, तो उस टाइम पे एडहॉक जजेस को बुलाया जाता है, क्योंकि उस सेशन को या फिर उस जजमेंट को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट से खाली नहीं बैठा जा सकता। तो वहां पे अधॉक जजेस को लाके क्वारम को पूरा किया जाता है ताकि उस सेशन को कंटिन्यू किया जा सके। कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडहोक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं करेंटली में अभी, उनको उठा के लेके आता है सुप्रीम कोर्ट में, एडहोक जज की उपाधि देके उनको अपॉइंट करता है। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रोसीजर क्या होता है? Chief Justice of India can do this only after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned। मतलब देखो, अब यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस को लेके आना है हमें एडहॉक जजेस के तौर पे, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस इंडिया ने बोल दिया कि पटना हाई कोर्ट से उठा के जज को यहाँ ले आओ। उस पर्टिकुलर पटना हाई कोर्ट के CGP से, चीफ जस्टिस ऑफ पटना से बात करना पड़ेगा। अगर वो अप्रूवल देते हैं तो आप उसके जज को अपने सुप्रीम कोर्ट में एक एडहॉक जज के तौर पे ला सकते हो। ही मस्ट ऑल्सो टेक प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का भी कंसेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपका यूनियन लेवल यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे आना पड़ेगा। एलिजिबल कौन होता है? तो द जज अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब कोई ऐसा जज, जैसे देखो 5 साल के लिए क्राइटेरिया रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का, अगर कोई जज 5 साल के क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर रहा है तो आप उसको एज एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट नहीं कर सकते हो। उसके पास वो क्वालिफाई होना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, उसने सारे अपॉइंटमेंट के रूल्स को फॉलो किया हो और फुलफिल कर रहा हो सारे एक्सेप्शंस को, तभी उसको आप अपॉइंट कर सकते हो एज एन एडहॉक जज। अब इस जज की ड्यूटी क्या होती है? देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द जज टू अटेंड द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। मतलब ऐसे जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग होगी उसको सबसे प्रायोरिटी पे रखेंगे, बाकी सारे ड्यूटीज ऑफिस के पीछे छोड़ के। अब इसके पावर्स क्या होते हैं? अटेंड करते टाइम उसके पास सारी पावर है, सारे जुडिक्शन पावर प्रिविलेज है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। किसके पास? जो हाई कोर्ट का जज एडहॉक जज बन के सुप्रीम कोर्ट में आया है। तो थर्ड वन इज रिटायर्ड जज। अब रिटायर्ड जज का क्या सीन है यहाँ पे? एट एनी टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी रिटायर्ड जज जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर एक हाई कोर्ट से रिटायर्ड होकर बैठा हुआ है अभी, बट वो क्वालिफाइड था सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, टू एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ एक टेम्पररी पीरियड के लिए। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आके कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनो। और ये कौन कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये ऐसे पॉइंट्स है, इसको प्लीज नोट डाउन करते रहना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो काइंडली डू दिस स्टार मार्क ऑन दिस क्वेश्चन पॉइंट्स। प्रोसीजर की बात करते हैं, क्या प्रोसीजर है? तो उसको पहली बात तो प्रेसिडेंट की कंसेंट की नीड पड़ेगी। कंसेंट ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। अब ऐसा तो नहीं है प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करने के लिए बोल दिया, चीफ जस्टिस का मन कर गया तो किसी पर्सन उठा के बोल दिया क्या जाइए बन जाइए। उस पर्सन की कंसेंट की भी नीड है। अगर वो कंसेंट नहीं देता है, मना करता है, तो आप उसको नहीं बोल सकते हो। अगर वो हाँ बोलता है तो आप उसको बुला सकते हो। अलाउंस की बात करें तो सच अ जज इज एंटाइटल्ड टू अलाउंस एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। प्रेसिडेंट जितना भी अलाउंस की बात करेंगे उसको उतने अलाउंस दिए जाएंगे। ही विल एंजॉय ऑल द पावर प्रिविलेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज के सारे पावर्स और प्रिविलेज को वो एंजॉय करेगा, बट उसे सुप्रीम कोर्ट का एक पर्टिकुलर प्रॉपर जज नहीं बोला जाएगा। अब सीट एंड प्रोसीजर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सीट कहाँ पे है, कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली है अभी, और क्या वहां से चेंज हो सकता है, अपनी जगह चेंज कर सकता है, और अगर कर सकता है तो किसके कहने पे कर सकता है, तो उसकी बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी करेंटली जो है दिल्ली है सुप्रीम कोर्ट का सीट, जो करेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। क्या ये कहीं और बैठ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बैठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑथोराइज करता है किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि आप किसी और प्लेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को बैठाने के लिए, बट उसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेने की नीड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने मन से नहीं कर सकते हैं। क्या ये मैंडेटरी है? तो नो, दिस प्रोविजन ओनली ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। नो कोर्ट। अब देखो, कोई भी कोर्ट ना डायरेक्शन नहीं दे सकता है प्रेसिडेंट को या फिर CGI को कि आप एक और चीफ सुप्रीम कोर्ट बनाने का कुछ भी प्रस्ताव अगर है, तो कोई भी दूसरा हाई कोर्ट या फिर कोई जज ऑब्लिगेशंस नहीं डाल सकता, डायरेक्शन नहीं दे सकता प्रेसिडेंट को या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि एक और दूसरी जगह अपॉइंट करो सुप्रीम कोर्ट की जगह के लिए। अब प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, कौन रूल बनाता है? सुप्रीम कोर्ट खुद रूल बना सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द
प्रेसिडेंट के अप्रूवल से वो रूल और रेगुलेशन बना सकता है कि कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस और प्रोसीजर किस तरीके से होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की बात करें तो केसेस जो इन्वॉल्व करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस का बेंच बैठेगा, वही इंटरप्रेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। कुछ ऐसा लॉ पास हुआ है जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहा है या उसकी बात को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठेगी, वही उस केस को डिसीजन ले सकता है और प्रेसिडेंट को द्वारा रेफरेंस दिए गए बात को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। अब कुछ और जो बाकी केसेस होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो वहां पे सिंगल जजेस का या फिर डिवीजन ऑफ बेंचेस का डिसीजन ले सकता है। यहाँ पे 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच बनाने की कोई नीड नहीं है। अब जजमेंट्स कौन देता है? दे आर डिलीवर्ड बाय द ओपन कोर्ट। ऑल जजमेंट्स आर बाय मेजॉरिटी वोट। मेजॉरिटी वोट जो जजेस बैठे होंगे जितने भी, उसमें मेजॉरिटी वोट से ही डिसीजन लिए जाते हैं। अगर जज डिफर कर जाते हैं, लाइक अपनी बातों से सहमत नहीं एक दूसरे की बात से, तो डिसेंटिंग जजमेंट्स या फिर अपने अपने ओपिनियंस दे सकते हैं उस पर्टिकुलर केस में। अब इंडिपेंडेंस है सुप्रीम कोर्ट का कैसे? सुप्रीम कोर्ट सिग्निफिकेंट रोल है प्ले करता है एज अ फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, देयरफॉर इसकी इंडिपेंडेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे कंट्री में जुडिशरी को सबसे ऊपर बनाए रखना है, पीस और मेंटेन करना है, सारे राइट्स को देखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो इसलिए उसको सुप्रीम पावर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और उसके लिए उसको इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंश्योर करता है सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस इस प्रोविजन से। कैसा? सबसे पहला तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो जुडिशरी खुद ही अपॉइंट करती है, जैसे कि सीजीआई और अदर जजेस बताया था, 4 जजेस की बेंच बैठती है जो फाइनली रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को। तो इस तरीके से देखा जाए तो जुडिशरी में गवर्नमेंट का काम नहीं है, जुडिशरी खुद ही अपने सीनियर मोस्ट जजेस को अपॉइंट करती है, बाकी जजेस को बुलाती है, तो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट अगर देखा जाए तो बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट है। दिस इंश्योर्स जुडिशियल अपॉइंटमेंट आर नॉट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, नहीं देखा जाता है इसमें, उनकी इंडिपेंडेंस है पूरी अपॉइंटमेंट की। अब टेन्योर की सिक्योरिटी की बात की जाए तो जजेस रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट्स के इन मैनर एंड नो ग्राउंड मेंशन्ड इन द एंड ऑन ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल मेजोरिटी से बताया था ना, इम्पीचमेंट के बाद ही कर सकते हैं। तो जजेस रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट सिर्फ और सिर्फ उसी ग्राउंड्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए, इनकैपेसिटी और जो अपने पढ़ा था। दे डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे तब उसको हटा नहीं सकते हैं। प्रेसिडेंट हटा सकते हैं तभी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो ग्राउंड मेंशन किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर उसका वायलेशन हुआ है, सिर्फ तभी हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता है। और फिक्स सर्विस कंडीशन, सैलरी प्रिविलेज और जो भी लीव है वो पार्लियामेंट डिसाइड तो करता है, बट वो कम नहीं कर सकता है, उसके पास पावर नहीं है कम करने की, वो सिर्फ और सिर्फ उसको बढ़ा सकता है। कम सिर्फ तभी करेगा जब कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, और वो आज तक नहीं लगी है। अब एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, मतलब एज जो सैलरी और जो चार्जेस है, ये हमने पढ़ा था पार्लियामेंट चैप्टर में कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। तो ये बेसिकली ऐसे हैं जो वोटेबल नहीं है, मतलब आप जो सैलरी दे रहे हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिसकी भी सैलरी देते हो, उसमें पार्लियामेंट या बजट सेशन में वोट नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर सैलरी के लिए कि इसको कम किया जाए क्या, उसको सिर्फ और सिर्फ आप बढ़ा सकते हो। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो सैलरी चार्ज की जाती है एक्सपेंस, उस पर वोटिंग अलाउड नहीं है, ये प्लीज याद रखना। अब जजेस कैन नॉट, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, मतलब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी डिस्कशन करने से प्रोहिबिट किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर कहीं पे भी, कि जो भी जजेस ने कंडक्ट किया है कोई केस या सेशन में बात कर रहे हैं तो उनकी जजमेंट्स के ऊपर पार्लियामेंट में बात नहीं किया जा सकता है। एक्सेप्शन क्या है कि जब इम्पीचमेंट मोशन पर्टिकुलर जज का अगर कंसिडरेशन में अभी है, वो पास हो चुका है, तब आप बात कर सकते हो, अदरवाइज आप जज के बारे में बात नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट के अंदर। अब बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, देखो रिटायरमेंट के बाद में उनकी प्रैक्टिस के ऊपर बैन लगाया गया, मतलब रिटायर्ड जजेस को प्रोहिबिट किया गया है किसी भी कोर्ट में एज अ प्राइवेट अथॉरिटी काम करने के लिए। दिस इंश्योर दे डू नॉट फेवर एनीवन ड्यूरिंग देयर टेन्योर इन द होप ऑफ फ्यूचर फेवर्स। मतलब अगर जो कंट्री में मान लो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी जज है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो रिटायर होने के बाद उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए कि लाइक अभी अगर मैं मान लो काम कर रहा हूँ, अगर जज हूँ, तो मैं किसी को इस तरीके से फेवर नहीं करूंगा कि आगे जाके फ्यूचर में मुझे कुछ बेनिफिट मिले उससे या ऐसा कुछ। तो मेरा जब भी टेन्योर खत्म होगा उसके बाद मुझे सिर्फ पेंशन मिलेगा और मैं दोबारा प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए अलाउड नहीं हूँ। देन देयर द 7th पॉइंट दैट टॉक्स अबाउट द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट।
द सुप्रीम कोर्ट पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, मतलब ये कोर्ट की डिग्निटी, अथॉरिटी और ऑनर। अब देखो कंट्री का सबसे एक्सट्रीम लेवल पे कोई कोर्ट बैठा हुआ है जिसके डिसीजन फाइनली बाइंडिंग है सबके ऊपर, और कंट्री बेसिकली गवर्न किस बेटर तरीके से हो सके वो सुप्रीम कोर्ट ही मेंटेन करता है। तो आप उसकी डिग्निटी और ऑनर को हर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को पनिश कर सकता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी या ऑनर को हार्म करता है तो। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ना एक पावर है, फ्रीडम है कि वो जितने भी ऑफिसर्स या फिर जितने भी सर्वेंट्स आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो खुद ही लाइक अपॉइंट कर सकता है। उसको किसी भी एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस की नीड नहीं है या किसी से कंसल्ट करने की नीड नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास फुल अथॉरिटी है, वो जिसको सर्वेंट को चाहे या फिर ऑफिसर्स को चाहे अपॉइंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, पार्लियामेंट अथॉरिटी नहीं देता, ऑथराइज नहीं है जुरिडिक्शन या फिर जो भी पावर्स गारंटीड दी गई है सुप्रीम। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर दी है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। तो पार्लियामेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को वो छीन सके या उसको कम कर सके। हाउएवर पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता, बढ़ा जरूर सकता है बट कम नहीं कर सकता है। सैलरी भी कम नहीं कर सकता और उसकी पावर और जुरिडिक्शन को भी कम नहीं कर सकता है। सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, अब ये क्या बात करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से पब्लिक सर्विसेज में बिल्कुल सेपरेट रखने के लिए। मतलब अथॉरिटी जो है ना उसके पास जुडिशियल पावर्स नहीं है, जुडिशियल पावर सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के पास ही है। अब जुडिशरी एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स एक्सटेंसिव जुरिसडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, इट्स a federal court, a final court of appeal and the guardian of the constitution. I hope you don't have any doubt in this sentence, ये final court of appeal है, guardian of constitution का। इट्स अ फेडरल कोर्ट और ये सबसे एक्सट्रीम लेवल पे है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा पावर है किसी भी कंट्री में, जो भी पार्ट में सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है ना किसी भी कंट्री की, उन सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, इट्स पावर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब देखो क्या क्या होता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रेट जुरिसडिक्शन, जिसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, इसको प्लीज रेफर करना, इसको देखना, मैंने प्लेलिस्ट डाल रखा है। इसमें पांचों रेट को मैंने 30-40 सेकंड के वीडियो में एनिमेशन के थ्रू समझाने का ट्राई किया है, और आई होप उससे आपको बेटर, और वो देखने के बाद आपको कोई और कंटेंट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एपीलेट जुरिसडिक्शन क्या होता है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन क्या होता है, और कोर्ट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, फिर बाकी क्या क्या पावर है वो सारे हम इस वीडियो में आगे देखेंगे।